गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम सिंह सारण आपके अपने सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपन ने पढ़ा हाइगेंस के अनुसार प्रकाश का परावर्तन। आज उससे अगला टॉपिक हाइगेंस के अनुसार प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के लिए प्रकाश अपने वैसे किरण प्रकाशी की देखा, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होनी चाहिए, यानी गमन करनी चाहिए। यहाँ पर तरंगागर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होगा। तो देखो, मान लिया ये एक अपवर्तक सतह है जिसका नाम दे दिया मैंने एम एन। ठीक है, ये माध्यम सेकंड, ये माध्यम फर्स्ट। इसमें प्रकाश की चाल v1, इसमें प्रकाश की चाल v2 मान ली मैंने। इसका अपवर्तनांक μ1, इसका अपवर्तनांक μ2। कंडीशन क्या मानी यहाँ पे, μ1 लेस देन μ2, यानी कि माध्यम फर्स्ट विरल माध्यम है, माध्यम सेकंड सेकंड माध्यम। ये कंडीशन होगी तो वेलोसिटी की कंडीशन क्या आ जाएगी, v1 ग्रेटर देन v2, यानी विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। कहने की बात ये प्रकाश ये विरल माध्यम है, ये प्रकाश ये सघन माध्यम। प्रकाश ये बोलने का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है जो माध्यम प्रकाश के लिए सघन है वो अन्य तरंगों के लिए भी सघन हो। जैसे अपन बात करें ध्वनि तरंगों की, तो ध्वनि तरंगों के लिए जल विरल माध्यम है, यानी ध्वनि तरंगों के लिए जल में उसके वायु के कंपेरेटिव जल विरल माध्यम है। किसके लिए, ध्वनि तरंगों के लिए। और जबकि प्रकाश तरंगों के लिए जल सघन माध्यम है, किसके कंपेरेटिव, वायु के कंपेरेटिव। यानी ध्वनि तरंगों का जल में वेग अधिक होता है और प्रकाश तरंगों का जल में वेग कम होता है कंपेरेटिव वायु माध्यम के, है ना। तो इसलिए प्रकाशीय सघन और प्रकाशीय विरल बोलना जरूरी समझा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरंगागर ऐसे आपतित हो रहा है, कल जिस तरह से आपने परावर्तन में आपतित करवाया था। ये किरण ने फर्स्ट मान ली और ये दूसरी किरण सेकंड। यहां से शुरू कर दूं। तरंगागर आपको पता है, तरंगागर हमेशा प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा के अभिलंबित होता है। ये तरंगागर, ये तरंगे और ये तरंगागर ए और बी। मैं इसको नाम ए पॉइंट इधर देता हूं, इस तरफ। ठीक है, यानी ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। यहां पर जब ये तरंगागर का ए सिरा यहां पहुंचा तब समय था t बराबर 0, यानी तरंगागर का ए सिरा, कल जो बात की थी वही है अब तक तो। यानी ए सिरा तरंगागर का अपवर्तक सतह से जब टकराया तब आपने समय मान लिया t बराबर 0। उस समय तरंगागर का बी सिरा बी बिंदु पर था, यानी ये सिरा यहाँ पर था। अब ये तरंगागर अपवर्तित, जो माध्यम यहाँ पर ये अपवर्तक पृष्ठ है mn, तो माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में तरंगे अपवर्तित होंगी, तो यानी अब वो कल वाली बात नहीं होगी, टकरा के वापस नहीं जाएगा, इस नीचे वाले माध्यम में अपवर्तित हो जाएगा। अब देखो, ये बी सिरा जब यहाँ तक पहुँचेगा, यानी इस अपवर्तक सतह से टकराएगा, तब मान लो समय ले रहा है t, तो ये कितनी डिस्टेंस चलेगा, इसमें चाल इसकी v1 है और t समय ले रहा है, तो वेग गुणा समय क्या होता है, विस्थापन। तो ये v1t दूरी चल जाएगा, v1t, यानी बी सिरा यहाँ तक पहुँचेगा तो v1t दूरी चलेगा। लेकिन उस समय ए यही थोड़ा ना रहेगा, ये भी तो चलेगा। तो ये अपवर्तित हो रहा है तो सेकंड माध्यम में चलेगा, सेकंड माध्यम में जाएगा तो तरंगिकाएं बनाएंगे अपन, सेकंड माध्यम में तरंगिकाएं बनेंगी। लेकिन जितनी दूरी बी ने तय की उतनी दूरी ए वाला इस सघन माध्यम में उतनी दूरी तय नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इस माध्यम में इसकी प्रकाश की चाल कम रहेगी, इस वजह से, क्योंकि सघन माध्यम है नीचे वाला, इस वजह से ये दूरी ज़्यादा रहेगी, इधर दूरी कम आ जाएगी। तो ठीक है, तो मान लो ये बी सिरा यहाँ पहुँचा, तो ये पहुँचने के लिए यहाँ तरंगिका बनाई आपने,
यानी यहाँ पे गोलीय चाप बनाया, एक चाप बनाया यहाँ से v1t दूरी का, और उसकी रेडियस क्या हुई, v1t होगी। ये कर लिया। ऐसे ही v2t दूरी का चाप बनाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बार परपेंडिकुलर खींच लो, किरण प्रकाशिकी में खींचा हो। तो ये हो गया अभिलंब। तो ये v2t इससे कम होगी तो कम दूरी का चाप लगाओगे यहाँ पे, यानी v1t दूरी का यहाँ ऐसे चाप लगा दोगे, v2t दूरी का, जो v1t से कम आएगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला सेकंड माध्यम है। तो इनको स्पर्श करने वाला एक उभयनिष्ठ पृष्ठ, दोनों तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला इसको एक उभयनिष्ठ पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका नाम दे दिया C और इसका नाम दे दिया D, ठीक है। ये C और ये D, और इसके परपेंडिकुलर जो तरंगिका बनाई उसके लंबवत क्या होती है, तरंग संचरण की दिशा होती है। ऐसे ही इसके लंबवत ये भी क्या हो जाएगी, तरंग संचरण की दिशा हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपतित तरंगाग्र। और ये हो गया अपवर्तित तरंगाग्र। कल था परावर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, ठीक। यानी ये डिस्टेंस फिर v1t है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, v2t। यहाँ पे ये नीचे वाला माध्यम सघन है, इस वजह से v2t कम दूरी होगी, v1t ज़्यादा होगी। यानी t समय में a शिरा c पर पहुंचेगा तो कम दूरी तय करेगा, b शिरा d पर पहुंचेगा तो ज़्यादा दूरी तय करेगा। अब देखो किरण प्रकाशिकी में आप क्या जानते हो, उसकी सहायता से यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान निकालेंगे। तो ये आपतित किरण की दिशा और ये अभिलंब, यानी ये कोण क्या हो गया, I, आपतन कोण I। दूसरी बात आप ये जानते हो कि हमेशा तरंगाग्र आपतित प्रकाश किरण की दिशा के अभिलंबित होता है, यानी ये आपतित प्रकाश किरण की दिशा और ये तरंगाग्र। ये टोटल कोण कितना है, 90 डिग्री। टोटल कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला कोण, बचा हुआ कोण कितना हो गया, 90 में से ये I कम कर दो, 90 माइनस I, 90 माइनस I, ठीक है। ये 90 माइनस I कोण हो गया, कितना, ये वाला, यानी तरंगाग्र और अभिलंब के बीच बना कोण, तरंगाग्र और अभिलंब के बीच बना कोण कितना हो गया, 90 माइनस I, ठीक बात। अब इस कोण की मान लो कहीं जरूरत पड़े तो ये कितना हो जाएगा, अभिलंब अपवर्तक सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, और ये वाला क्या है, 90 माइनस I। तो 90 में से 90 माइनस I घटाओगे, वैसे ही ये आपतन कोण हो गया I। यहाँ पर आपतन कोण यानी तरंग प्रकाशिकी में आपतन कोण अपवर्तक सतह और तरंगाग्र के बीच बनता है, वो भी न्यून कोण होना चाहिए, इधर वाला कोण मत ले लेना, यानी न्यून कोण ये है ना। ये आपतित तरंगाग्र, ये अपवर्तक सतह, तो ये आपतन कोण I होता ही है वैसे, लेकिन अपन ने निकाल भी लिया, ठीक है। अब इसी प्रकार आप किरण प्रकाशी में जानते हो अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच जो कोण होता है वो कोण कौन सा होता है, R कोण। तो ये कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण R है। देखो ये अभिलंब, इसका नाम दे दिया मैंने अभिलंब। तो अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच R, आपतन कोण R बनता है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 90 माइनस R। क्यों? क्योंकि टोटल अभिलंब अपवर्तक सतह के साथ कितना कोण बनाता है, देखो इधर देखो, ये अपवर्तक सतह, ये आपतित प्रकाश किरण, और ये अभिलंब, ये अपवर्तित प्रकाश किरण। थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या इसको समझने के लिए, यहाँ छोटा डायग्राम बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो। ये आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब, ये अपवर्तित प्रकाश किरण। ये कोण आप जानते हो I है ना, और यहाँ बना था तरंगाग्र A B। तो ये कोण कितना हो गया,
आई कम कर दो तो 90 माइनस आई, यानी अभिलंब के साथ ये 90 माइनस आई बनाए। ये कोण आप जानते हो कितना आर। तो एक बार ये और देख लो, अपवर्तक सतह अभिलंब पर के साथ बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 90 में से 90 माइनस आई घटाओगे तो आई बच गया है ना। ये आर है, तो ये वाला कोण कितना है 90 माइनस आर। तो ये कोण कितना हुआ 90 माइनस आर। यहाँ मी टू टी मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना मान रखने के लिए। तो ये 90 माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ पे बना था अपवर्तित तरंगागर, यानी यहाँ पे आपने ये खींचा, यहाँ पे ये अपवर्तित तरंगागर बना। ये 90 माइनस आर और ये प्रकाश संसरण की दिशा के अभिलंबित कौन होता है, ये अपवर्तित तरंगागर। यानी ये कोण कितना हो गया फिर, ये 90 और ये 90 माइनस आर, तो ये बच गया आर। समझ में आ रही बात। अपवर्तित तरंगागर प्रकाश संसरण की दिशा के अभिलंबित होता है, तो ये 90 हो गया ना, ये कोण 90, यानी ये कोण 90 डिग्री। ये बचा हुआ कोण कितना हो गया आर हो गया, यानी ये कोण कितना हो गया आर हो गया। यहाँ से समझ में आ गया होगा वो चित्र, ये कोण आर निकाल लिया आपने, ठीक है। और ये ऊपर कहानी ये लिख रखी है जो मैंने अभी भी बोली है, पहले लिख दी मैंने, ठीक है। देख लो, इसको पढ़ लो एक बार। माना एक अपवर्तक सतह एम1 येरी पर एक समतल तरंगागर ए बी येरा टी बराबर 0 पर अपवर्तक सतह पर तरंगागर ए सिरा आपतित होता है। ए सिरा येरा टी बराबर 0 पर ये आपतित हो रहा है, ठीक है। आपको समझ नहीं आता इसको मिटा के मैं बड़ा डायग्राम बना दूंगा, चिंता ना करें, एक बार समझने के लिए ये समझो, ठीक है। टी बराबर 0 पर अपवर्तक सतह पर तरंगागर का ए सिरा आपतित होता है, जिसमें चित्रानुसार माध्यम फर्स्ट माध्यम सेकंड के अपवर्तनांक वह प्रकाश का वेग क्रम से μ1 μ2 अपवर्तनांक और वेग v1 v2 है। अपवर्तनांक ये कम है और ये ज्यादा है, तो माध्यम में अपवर्तित होकर बिंदु C पर पहुंचेगा कौन, तो माध्यम फर्स्ट में प्रकाश का वेग v1 ज्यादा होगा, यानी ये विरल हो गया, ये सघन हो गया। मान ले कि t समय पश्चात तरंगागर का ए सिरा माध्यम 2 में C बिंदु पर पहुंचता है। ये C बिंदु लिया था यहाँ पे, तो तब B सिरा कहाँ पर पहुंच जाएगा, D बिंदु पर पहुंच जाएगा। इस समय इनकी तरंगिकाएं बनेंगी, उन पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंबोत क्या हो जाएगा, अपवर्तित तरंगागर हो जाएगा ये, तो ठीक है। तो ये दूरी कम होगी, ये दूरी ज्यादा होगी, इस तरह से कहानी से ये लिख रखी है, ठीक है। मैं इसको मिटा के अच्छा डायग्राम बनाता हूँ, बड़ा डायग्राम, क्योंकि नीचे से गया दिख नहीं रहा होगा। उतार लो इसको एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देख लो ये चित्र अच्छे से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, वो समझ में नहीं आया तो। ये आपतित प्रकाश किरण है और ये आपतित तरंगागर। ये तो इतना जानते हो किरण प्रकाशिकी से आप, आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण आई बनाती है, तो ये तरंगागर अभिलंब के साथ कितना बनाएगा, नॉर्मल है, ठीक है। ये फर्स्ट ये नॉर्मल सेकंड, तो आई आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ आई कौन बना रही है, तो ये आपतित तरंगागर अभिलंब के साथ कितना बनाएगा 90 माइनस आई। क्यों, क्योंकि ये आपतित प्रकाश किरण की दिशा के अभिलंबित होता है, तो ये आई वाला कम कर दोगे तो कितना बचेगा 90 माइनस आई बचेगा। अब ये भी पता आपको अभिलंब अपवर्तक सतह के साथ टोटल 90 बनाता है, यानी तो ये टोटल कितना है 90, और इसमें से 90 माइनस आई कम करोगे तो कितना हो जाएगा आई। ये कल भी यही हुआ था, लेकिन यहाँ देखो अब आपको ये पता है अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण आर बनाती है, तो ये अपवर्तन कोण आर हो गया किरण प्रकाशिकी से। और अभिलंब अपवर्तक सतह के साथ टोटल 90 डिग्री कोण बनाता है, यानी ये वाला कोण 90 है पूरा, ठीक है। इसमें से आर कम कर दोगे तो ये कितना बच गया 90 माइनस आर। और ये पता ही है तरंगागर आपतित प्रकाश या अपवर्तित प्रकाश किरण की अभिलंबित होता है, तो ये तरंगागर है अपवर्तित तरंगागर, जो अपवर्तित प्रकाश किरण की क्या होगा अभिलंबित, यानी ये कोण 90 डिग्री है। तो 90 माइनस आई 90 माइनस आर प्लस 90 घटाओ 180 में से, तो कितना बच जाएगा आर बच जाएगा, है ना। ये आर कोण आ गया। ये क्या हुआ फिर, ये अपवर्तन कोण हो गया यार। यहाँ आप याद रखें, जिस तरह से आप किरण प्रकाशिकी में याद रख रहे थे कि अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच आपतन कोण
और अब अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच क्या, अपवर्तन कोण, या अभिलंब को हटाकर अपवर्तक सतह जोड़ दो बस, यानी अभिलंब की जगह अपवर्तक सतह, फिर तो क्या हो जाएगा, आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तक सतह के बीच आपतन कोण आई, और अपवर्तित प्रकाश किरण और अपवर्तक सतह के बीच कोण आर, ये आर, सॉरी तरंगागर आपतित तरंगागर और अपवर्तक सतह के बीच, आपतित प्रकाश की किरण की जगह आपतित तरंगागर और अभिलंब की जगह अपवर्तक सतह, तो आपतित तरंगागर और अभिलंब के बीच कोण आई, और अपवर्तित तरंगागर और अपवर्तक के बीच कोण आर। ठीक है, ये याद रह जाएगा इसे। ठीक है, अब देखो, अब वो नियम सिद्ध करते हैं। तो पहला नियम मैं मानता हूं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या था, ये मिटा दूं, इधर काम आएगी मेरे को, इधर इतना मिटा तो चित्र तो काम आएगा। प्रथम नियम सिद्ध करते हैं। प्रथम नियम सिद्ध करने पर अपवर्तन का प्रथम नियम प्रथम नियम की गणना अपवर्तन के प्रथम नियम की गणना, इसके लिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी को सर्वांग समसिद्ध नहीं करेंगे, इनमें स्नेल का नियम लगाएंगे। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे स्नेल का नियम में, ए सी डी में त्रिकोणमितीय अनुपात से त्रिकोणमितीय अनुपात से। मेरी राइटिंग खराब है, ये समझ के आप वीडियो की स्क्रिप्ट मत करो, मैं चीज़ सारी समझाने की कोशिश करता हूँ, और इतनी अच्छी तो है जो आपको समझ में आ जाए वैसे करा दूँ, आपको समझ में आने लायक है ना। तो ऐसा सोच के गई है, ऐसी राइटिंग है तो क्या क्या अच्छा पढ़ाता होगा, लेकिन समझ में आ जाएगी बात। ठीक है हाँ, तो त्रिभुज इसको बाहर निकाल लो, ए बी डी को, ये त्रिभुज ए डी डी, ये कौन 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि तरंगाकार था। ठीक है, और ये हुआ अपवर्तक फर्स्ट। ऐसे इस त्रिभुज को बाहर निकाल लो, ये कौन 90 डिग्री, ठीक है, तो ये कौन 90 माइनस आर, ये कौन आर, दोनों त्रिभुजों को बाहर निकाल लिया आपने। ठीक है, ये कौन आई, ओके, ये कौन 90 हो गया, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ, दोनों त्रिभुजों में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओ। आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, बी से डी तक, V1 T, और ये डिस्टेंस कितनी है, V2 T। यहां सर्वांग सम सिद्ध नहीं करना, सर्वांग सम है भी नहीं है, अभी सर्वांग सम सिद्ध करने के लग जाओ, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना। ये त्रिभुज में ये V1 T दूरी है, और ये क्या है, ये वाली है क्या, हाँ नहीं तो तरंगागर हो गया, देखते क्या हुआ, तरंगागर हो गया, ये है V2T, ये दूरी V2T है। इसमें साइन आई लगाओ त्रिभुज फर्स्ट में, तो लिखो त्रिभुज ए
बी डी में त्रिकोणमिति से साइन आई बराबर साइन आई ये रहा। इसके लिए आप त्रिकोणमिति अनुपात लगाओगे साइन आई, तो साइन आई बराबर क्या होता है, एल लाल बट्टा कक्का, यानी साइन पहले लंब बट्टा कर्ण, तो लंब इसका ये है क्या, हाँ, और कर्ण क्या है, ये है। 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, और जो कोण ले रहे हो उसके सामने वाला होता है लंब। लंब हुआ बी डी, अरे बी डी बट्टा ए डी, ठीक है। तो बी डी का मान आपको पता ही है कितना है, साइन आई बराबर हो गया, बी डी है V1T, तो V1T बट्टा ए डी मार के नाची चुन्नी तार के नाची ए डी। अब दूसरी त्रिभुज, इसमें भी आप अपवर्तन कोण ये है, यानी यार इसके लिए साइन त्रिकोणमिति अनुपात लगाओ, तो त्रिभुज उधर जाना पड़ेगा क्या, यहाँ देख लो, त्रिभुज ए डी सी में त्रिकोणमिति से हाँ क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर, यार है ये 90 डिग्री सामने वाला, ये कर्ण है, ये लंब है, लंब ए सी गर्मी के लिए बहुत अच्छा साधन है, ए सी बट्टा डी, ए सी कितना, साइन आर बराबर है, साइन आर बराबर हो गया, ए सी कितना है V2T बट्टा ए डी, तो इसको नाम दे दो समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से साइन आई बट्टा साइन आर, यही तो होता है स्नेल का नियम, बराबर रखो V1T बट्टा डी और V2T बट्टा डी ने डी को मार दिया, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर क्या आ गया, V1T बट्टा V2T, टी से टी कैंसिल, यानी बराबर आ गया V1 बट्टा V1 बट्टा V2। ये इतना उतारो एक बार, फिर मैं मिटाता हूँ, ठीक है, उतार। हाँ, अपने पास क्या आया, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर V1 बट्टा V2। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है भाई। जब तक माध्यम नहीं बदलेगा तो V1 और V2 वेग थोड़ा ना बदल जाएगा प्रकाश का, तो नियतांक आ गया ना, यही स्नेल का नियम है। और इसमें एक और बात जानते हो आप, सापेक्ष अपवर्तनांक में पढ़ा था कि V1 चूंकि V1 बट्टा V2 बराबर होता है μ2 बट्टा μ1, यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो μ21, लेकिन ये लिखा था मेरे को याद है μ21, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तो ये वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर आ जाएगा V1 बट्टा V2 बराबर μ2 बट्टा μ1 बराबर μ21, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको इतने ही संबंध को ये वाला निकालो, तो आपको जैसे जिस तरह से याद रखा था μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, तो हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो μ1 साइन आई बराबर
म्यू टू साइन आर। ये स्नेल का नियम है और वेग में इसका अपोजिट होता है, देख लिया। वैसे स्नेल का नियम ये है। एक तरंगदैर्ध्य के लिए और निकाल लो। माना यहाँ पर प्रकाश का तरंगदैर्ध्य λ1 है और यहाँ पे प्रकाश का तरंगदैर्ध्य λ2 है सर जी। अरे सर जी, क्या तरंगदैर्ध्य बदलने के साथ प्रकाश का वेग बदलता, आवर्ती अपरिवर्तित रहती है दोनों माध्यमों में। तो यहाँ पे माना माध्यम 65 में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य λ1 व सेकंड में λ2 है तो इस स्नेल के नियम को आगे बढ़ाते हैं। तो V1 कितना हो जाएगा? V1 बराबर एन, आवर्ती मान ली, न्यू मान लो, म्यू मान लो, एन मान लो या एफ मान लो, एन λ1 वह V2 बराबर एन λ2। ये मान लिया आपने। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 2 तो दे चुके, थर्ड दे दो, थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये मान इक्वेशन थर्ड में रखोगे V1 और V2 की जगह, यानी इसमें प्रकाश का तरंगदैर्ध्य λ1 और इसमें प्रकाश का तरंगदैर्ध्य λ2, ये आपने मान लिया। तो इक्वेशन उसमें रखोगे तो तरंगदैर्ध्य के साथ भी पूरा आप जितना जानते हो क्या स्नेल का नियम, उतना प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको गलत मिटा दिया रे, आगे काम आता है दूसरा नियम सिद्ध करने के लिए। कोई नहीं, दोबारा बना लें। साइन आई बट्टा साइन आर बराबर V1 बट्टा V2 बराबर μ2 बट्टा μ1 बराबर μ21। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये मान रख दो, V1 V2 का मान रखने पर इसको नाम दे क्या, इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ से मान रखने पर V1 V2 का मान मैं तेरा मेहमान रखने पर साइन आई बट्टा साइन आर बराबर, आवर्ती बदलती नहीं है। जब तक प्रकाश सोर्स नहीं बदलोगे आवर्ती नहीं बदलेगी भैया। तो n1 नहीं, n इंटू λ1, n इंटू λ2। V1 V2 का मान रख दिया यहाँ से उठा के पुटक देशी बराबर μ2 बट्टा μ1 बराबर μ21। n में n को हमारा डिस्क्यों, तो संबंध आ गया आपके बराबर साइन आई बट्टा साइन आर बराबर λ1 बट्टा λ2 बराबर μ2 बट्टा μ1 बराबर μ21 बराबर, इसका उल्टा होता है ना, V1 बट्टा V2। भाई V1 बटा V2 तो है, उसकी जगह रख के ये निकाला आपने, ये पूरा जानकारी आपको मिल गई अच्छे से। किसकी? स्नेल के नियम की। ठीक है, तो फर्स्ट नियम इसको माना है मैंने यहाँ पर, ये फर्स्ट नियम की गणना होगी। ठीक है, उतारो भैया, चिपकाओ फटाफट कॉपी में। द्वितीय नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? किरण प्रकाशिकी में क्या, आपतित प्रकाश किरण विलंब व अपवर्तित प्रकाश किरण एक ही तल में होती है। यहाँ पे सिद्ध करते हैं। देखो
एक बात देखो आप, ये आपतित तरंगागर इस तल में है, यानी बोर्ड तल के लंबवत है, और अपवर्तित तरंगागर भी बोर्ड तल के लंबवत है। क्यों? क्योंकि आपतित प्रकाश किरणें आप इस बोर्ड तल में दिखा रहे हो, तो ये तो लंबवत होएंगे, और अपवर्तक सतह भी बोर्ड तल के लंबवत है। क्यों? क्योंकि अभिलंब बोर्ड तल के अंदर है। इतनी बात जानते हो? तो ये लिखिए, आपतित तरंगागर AB, अपवर्तित तरंगागर CD व अपवर्तक पृष्ठ बोर्ड तल के लंबवत है। ये अपवर्तक पृष्ठ MN बोर्ड तल के लंबवत है। ठीक है, अपने को सिद्ध करना है कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ये बात सिद्ध करनी है। तो लेकिन आप जानते हो आपतित तरंगागर आपतित प्रकाश किरण के लंबवत है, ये भी बात सही है। जो ये आपतित तरंगागर है ये आपतित प्रकाश किरण के लंबवत होता है, शुरू की वीडियो में देखे थे अपने। और अपवर्तित तरंगागर भी अपवर्तित प्रकाश किरण के लंबवत है। ठीक है, और अभिलंब भी अपवर्तक तल के लंबवत है। तो ये वापिस किस बोर्ड में आ गए? बोर्ड तल में आ गए ना वापिस। कौन? आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण। तो यही बात बोली है। लेकिन आपतित तरंगागर आपतित प्रकाश किरण के लंबवत है। ठीक, अपवर्तित तरंगागर अपवर्तित प्रकाश किरण के लंबवत, अपवर्तित तरंगागर अपवर्तित प्रकाश किरण के लंबवत है। यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ MN अभिलंब के लंबवत है, अपवर्तक पृष्ठ MN अभिलंब के लंबवत है। तो ये आपस में लंबवत हुए, तो ये तीनों किस में आ गए? इसलिए आपतित प्रकाश किरण कोमा अपवर्तित प्रकाश किरण वह अभिलंब किस में हुए? बोर्ड तल में हुए, बोर्ड तल में है। और आपके लिए कागज तल में है, क्योंकि आप कागज पे लिखोगे, बोर्ड पे थोड़ा ना लिखोगे एग्जाम में। तो ठीक है, हो गया प्रूफ हाइगेन्स के अनुसार समतल सतह से अपवर्तन का। उतारो, फिर देखते हैं इस पे सवाल। हाँ, ये परावर्तन पे 2 सवाल लेके आए। कोई गोली तरंगागर इस तरह से आपतित हो रहे हैं, तो परावर्तन का चित्र बनाना आपको, बस जो प्रैक्टिस के लिए है। तो आपको पता है गोली तरंगागर, सोचे कोई भी तरंगागर, उसके विलंब तरंग संचरण की दिशा होती है इस तरह से। तरंग संचरित हो गया, यानी ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, सारे कोण क्या होंगे? 90 डिग्री। तो परावर्तित भी उतने कोण पे होती है, तो परावर्तित किरण ऐसे दिखाओगे, और गोली तरंगागर ही परावर्तित होंगे। समतल आपतित हो रहा तो समतल इसके 90 डिग्री पे ऐसे तरंगागर दिखा दोगे, और गोली आपतित हो रही तो गोली परावर्तित। चित्र पूर्ण करो, ऐसा मान लो, परावर्तन के नियम से चित्र पूर्ण करो, और यहाँ पे अभिलंब खींच दो, ये हो गया चित्र पूरा। ऐसे इस पे इस तरह से आपतित हो रही है, इसके अभिलंब तरंग संचरण की दिशा होती है, आपको पता ही है। ये 90, ये 90, ये 90, उतने पे परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित समतल तरंगागर ही परावर्तित होंगे। ये 90 थोड़ा तिरछा बन गया लगता है, लेकिन 90 डिग्री होगी। यहाँ अभिलंब, ये कोण आए, कोण आ, ठीक है, दिखा सकते हो। यहाँ पे ये कोण आपतन कोण है, ये कोण भी 45 होगा, यानी ये 45, ये 45, ये 45, ये 45। ठीक, आप यही पूछेगा ये कोण, तो ये 45 पे, ये 45 पे आपतित करवा दो, 45 पे आपतित हो तो 45 पे परावर्तित करा दो। ऐसे मान लो ये यहाँ पे कोई कोण पे आपतित होता है, यहाँ 30 डिग्री पे आपतित होता, ये 30 पे परावर्तित हो जाता है। यहाँ ऐसा तरंगागर बनता है, वो 30 डिग्री बनाता है, समझ रहे हो ना? ठीक है, लेकिन अपवर्तन पे ये तो शायद कम पूछे जाएंगे, इतना चांसेस नहीं है ये पूछने का, तो ये आइडिया से बना सकते हो आप। लेकिन अपवर्तन पे सवाल अच्छा बनता है। कोई समतल तरंगागर, यहाँ नहीं दिख रहा तो कोई समतल तरंगागर वायु में गमन करता हुआ, यहाँ करता हुआ ऊपर लिखा है, AB अपवर्तक पृष्ठ पर 45 डिग्री कोण पर आपतित होता है। कोई अपवर्तक पृष्ठ मान लो आप AB, अपवर्तक इसका मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश तरंगे
अपवर्तित होनी है, तरंगागत अपवर्तित होगा, आपतित होता है। और ऐसे माध्यम में अपवर्तित होता है जिसका अपवर्तनांक √2 है, यानी यहाँ का अपवर्तनांक √2, यानी μ2 इक्वल टू √2। वायु है μ1 तो कितना हो गया 1, ये आप जानते हो। तो अपवर्तन कोण ज्ञात करो। 45 डिग्री के कोण पर आपतित हो रहा है समतल तरंगागत, लो समतल तरंगागत 45 के कोण पे आपतित हो रहा है। ये हुआ समतल तरंगागत के लिए 90 डिग्री कोण। तो ये यहाँ पे क्या होगा, अभिलंब खींचोगे तो यहाँ ये कोण कितना बनाएगा, अपवर्तित कोण कितना बनाएगा, ऐसे ये ऐसे निकलेगी। अभी भी पढ़ के आएगा, अभी एक तरह दूसरी ओर दिखा दो, अजीब लग रहा है तो मुर्गी क्या है, दूसरी दिखा दो यार, दूसरी दिखाओगी अभिलंब, ये ऐसे चली जाएगी। समझ में आ रही होगी बात। ये बीच से दिखाइए, आपको यहाँ से दिखा सकते। डायग्राम गलत बन गया, रुको रुको रुको, डायग्राम मत बनाओ, नहीं बनाना तो ऐसे भी चल सकता है काम। कैसे, थोड़े डायग्राम। ये आपतित तरंगागत 45 डिग्री कोण पे आपतित हो रहा है। ये अपवर्तित तरंगागत मान लिया थीटा पे अपवर्तित होगा, ये आपतित हो गया। एक भी अपवर्तित स्पष्ट है, इसका नाम कुछ भी दे दो, सी डी ई एफ। ये कौन निकालना है, स्नेल का नियम निकाल लगाओ, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर μ2 बट्टा μ1, या ये याद रख रखा तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन, ये लगा लो बोले। हाँ, साइन आई का मान दिया, आपतन कोण कितना दिया है 45, और μ1 का मान 1 साइन 45 डिग्री बराबर μ2 √2 और साइन आर पूछा है। तो इधर कर रहा हूँ, साइन 45 का मान कितना था 1 बट्टा √2, साइन 45 1 बट्टा √2 बराबर कितना आ गया, साइन क्यों लिख रहा हूँ साथ में, पागल हो गया। अरे साइन 45 का मान कितना था 1 बट्टा √2, 1 बट्टा √2 बराबर 1 बट्टा √2 इसकी जगह आ गया, √2 गुणा साइन आर, ये बट्टे में चला जाएगा, तो साइन आर बराबर कितना आ गया 1 बट्टा 2। 1 बट्टा 2 साइन का किसके लिए मान होता है 30 डिग्री के लिए, यानी ये थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये आर है, आर बराबर कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1 बट्टा 2, ये आप जानते हो। तो आर बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, ये निकालना था। अपवर्तन कोण का मान 30 डिग्री आ गया। ऐसे ही आपको वेग दे सकता है, वेग के लिए तरंग दैर्ध्य दे सकता है, उसके लिए वेग के लिए v1 बटा v2 वाला संबंध निकल जाएगा, साइन a बटा साइन आर बराबर तरंग के लिए λ1 बटा λ2 वाला निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से कोई भी सवाल बन सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। पढ़ते रहे, खुश रहे, जय माँ सरस्वती।